हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। हमने 2019 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर का सॉल्यूशन देख लिया था। आपने अगर वो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी सीक्वेंस वाइज हैं 2024 से लेकर 2019 तक, आप उस चीज़ को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2018 प्रीलिम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं और बाकी सभी जो जेई के एग्ज़ाम है, आरआरबी या फिर स्टेट के एग्ज़ाम, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इन सभी लेक्चर की पीडीएफ जो इंजीनियरिंग सर्विस के हमने पुराने सॉल्यूशन करे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर डिस्कशन पे आपको मिल जाएगी। वहाँ मैंने मैसेज पिन कर रखा हुआ, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लेना। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, इसमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में आते हैं और जो एसएससी जेई एग्ज़ाम में आते हैं उसी हिसाब से करेंगे। और गेट का सिलेबस भी आप कह सकते हो 95% तक कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं, हम उन वाले टॉपिक्स को नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगुलर नोच द एरर इन द एस्टिमेटेड डिस्चार्ज फॉर ए गिवन हेड ड्यू टू एरर ऑफ 1% इन कटिंग द वर्टेक्स एंगल। एक ट्रायंगुलर नोच है, उसके अंदर जो थीटा एंगल है, भाई आपने जब नोच बनाया तो उसके अंदर 1% का एरर आ गया। आप ट्रायंगुलर नोच कुछ ऐसा बनाते हैं ना डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, तो जो इसका थीटा एंगल है उसको मेजर करने में 1 डिग्री का हमारे को एरर आ गया। तो भाई जो हम डिस्चार्ज मेजर करेंगे उसमें कितना एरर होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपसे एरर कैलकुलेट करने के लिए कहता है, वहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर नोच के लिए, वो क्या होता है, 8/15 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g tan θ/2 h⁵5/2। और थीटा क्या है, जो भाई हमारे नोच का एंगल है। और ये एंगल किसके बराबर है, जो थीटा है ये किसके बराबर है, 90 डिग्री की। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। भाई 90 डिग्री का नोच है जिसको बनाने में हमें 1% की एरर आई है। तो थीटा में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 90 डिग्री पहले ही दिया हुआ है। तो इस क्यू का जो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी क्यू यानी इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल आ जाएगा, 8/15 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g h⁵5/2। ये सब तो रहेंगे कांस्टेंट, लेकिन थीटा के अंदर एरर है, यानी थीटा हमारा वेरिएबल है। तो tan θ/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec² θ/2। जो tan थीटा है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² थीटा। लेकिन यहाँ पे tan θ/2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec² θ/2 मल्टीप्लाई बाय, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर हम tan के अंदर जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, θ/2। और θ/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, sec² θ/2 इंटू 1/2 d थीटा इंटू डी थीटा। अब जिन्होंने 11th-12th में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा तो उनके लिए तो ईजी है। बाकी अगर कोई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है भाई जिन्होंने 11th-12th नहीं पढ़ी, तो उनके लिए मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये, लेकिन आप इसको फिर याद कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो डी क्या वो हमने निकाल लिया। अब इसको क्या उसे डिवाइड कर देंगे, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बताना, परसेंटेज चेंज इन डिस्चार्ज। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो आपस में कट जाएंगी, क्या बचेगा, sec² θ/2 डिवाइड बाय tan θ/2 मल्टीप्लाई बाय d θ/θ इंटू θ/2। और जो थीटा है यानी कि जो इसका एंगल है, एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें एंगल दे रखा था ना 90 डिग्री, तो tan 90/2 यानी tan 45 होता है 1, और sec 45 कितना होता है, जो sec 45 वो किसके बराबर होएगा, sec 45 डिग्री, ये होता है √2 के इक्वल। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे, sec² θ/2 है तो आ जाएगा 2, और d θ/θ यानी थीटा के अंदर कितना है कि एरर है 1% की, d θ/θ किसके इक्वल है, 1% की। ये sec² θ/tan θ ये हमने लिख लिया। और एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री यानी कि π/2, 90 डिग्री यानी कि π/2, और ये 1/2 है, ये 1/2 हो गया। तो हमारा कितने परसेंट की एरर आ गई, π/2% की। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। अब सपोज इसके अंदर हाइट के अंदर दे रखा होता, जो h है, h के अंदर 3% की एरर दे रखी होती, तब हम कैसे करते, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट थी भाई, वे तो कट जानी है। लेकिन जो h/2 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, h/2 का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 h⁵3/2।
और क्यू से जब आप डिवाइड करते तो क्या बचता, नीचे आ जाता है h की पावर 5/2, तो केवल आपको h बचता, ठीक है, ऊपर आ जाता है dh। तो h के अंदर एरर आपको 3% दी हुई है, तो आंसर आपका क्या आ जाता है 5/2 इंटू 3%, ठीक है। अगर h में एरर दे रखी होती या थीटा में एरर है, तो थीटा में एरर दे रखी होगी, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, एसएससी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आज वाला जो सॉल्यूशन है भाई 2018 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम आज सेट करने लग रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बाकी तो हम जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है सभी को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल सोइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय द विजुअल एग्जामिनेशन। क्या सभी सोइलों को हम भाई विजुअल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक चीज़ बताओ, अगर हम केवल देखने से यानी कि विजुअल एग्जामिनेशन से सोइल को आइडेंटिफाई कर पाते तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, भाई हम सभी सोइल को नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट, फाइन ग्रेन सोइल कैन बी आइडेंटिफाई इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन एंड टच। तो फाइन ग्रेन सोइल को हम विजुअल एग्जामिनेशन और टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। जो भाई फाइन क्ले वगैरह होती हैं तो उनको हम टच करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो कोर्स ग्रेन वाली होती हैं भाई सैंड वगैरह ग्रेवल, उनको तो भाई पार्टिकल हमें फिर भी दिख जाएगा भाई कोर्स ग्रेन टेक्सचर वगैरह से, लेकिन क्लेई सोयल जो फाइन ग्रेन है उनको हम नहीं कर सकते। फाइन ग्रेन कैन बी आइडेंटिफाई इन दी फील्ड बाय डायलेटेंसी टेस्ट। जो फाइन सोयल है उनको हम डायलेटेंसी टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जी हाँ हम उनको कर सकते हैं। डायलेटेंसी टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप सोयल लोगे भाई क्लेई सोयल यानी फाइन ग्रेन सोयल है, गीली होनी चाहिए वो, यानी सैचुरेटेड टाइप की होनी चाहिए, उसको अपने हाथ के ऊपर रखोगे और उसको सेक करते हैं हम, ठीक है। अगर वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है सेक करने पे, हमारी सोयल रिस्पॉन्स देती है तो वो सेल टाइप की होगी, नहीं तो वो क्ले हो गई। अगला क्वेश्चन, विजुअल एग्जामिनेशन ओनली कोर्स ग्रेन सोयल कैन बी आइडेंटिफाइड। तो केवल देखने मात्र से हम कोर्स ग्रेन सोयल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। फाइन ग्रेन वाले को हम नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन यानी तीसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरी गलत है। तो विजुअल एग्जामिनेशन से हम उसका कलर, ग्रेन साइज, शेप और कोर्स ग्रेन हम उसकी पता कर सकते हैं। डायलेटेंसी टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, भाई फाइन ग्रेन सोयल को लेंगे और हाथ पे रख के उसको हम शेक करेंगे यानी हिलाएंगे, वाइब्रेशन करेंगे, अगर सिल्ट होएगी तो क्विक रिस्पॉन्स देगी, वाटर हमारे सरफेस पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन ओपन चैनल इज ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल शेप विद द साइड स्लोप 1 वर्टिकल एंड एन हॉरिजॉन्टल। एक ओपन चैनल है, ट्राइंगल शेप का है, 1 वर्टिकल एंड एन हॉरिजॉन्टल उसका स्लोप दिया हुआ है। रेशो ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ टू द स्पेसिफिक एनर्जी एट द क्रिटिकल डेप्थ। तो जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, एक ट्राइंगुलर चैनल दिया हुआ है, 1 वर्टिकल एन हॉरिजॉन्टल स्लोप है, तो क्रिटिकल डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी का हमें रेशो बताना है। तो हम सपोज करते हैं इसकी मान लो क्रिटिकल डेप्थ वाई है, वाई अगर इसकी क्रिटिकल डेप्थ हुई तो इसकी जो टॉप विड्थ है वो कितनी होगी। 1 मीटर वर्टिकल चलने पे एन हॉरिजॉन्टल है, तो वाई वर्टिकल चलने पे कितना हॉरिजॉन्टल आएगा, एन इंटू वाई। तो एन इंटू वाई राइट साइड पे, एन इंटू वाई लेफ्ट साइड पे, तो टॉप विड्थ इसकी कितनी आ जाएगी 2n/। टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी 2n/, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये इस वाले ट्राइंगल से अगर एक वर्टिकल चलने पे एन ओरिजोनटल चलना पड़ रहा है तो वाई पे कितना हो जाएगा NY, और दोनों तरफ का लेंगे तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी 2NY, ठीक है। उसके बाद जो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये हम एसएससी में नहीं देखते, बाकी गेट वगैरह के अंदर ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल डेप्थ प्लस एरिया अपॉन 2 टाइम टॉप विड्थ। स्पेसिफिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ, क्रिटिकल डेप्थ प्लस एरिया डिवाइड बाय 2 टाइम टॉप विड्थ। आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर कह लो भाई जो भी ट्राइंगल है उसकी वही एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने निकाला था 2 इंटू NY का और हाइट कितनी थी YC, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा N इंटू वाई स्क्वायर। टॉप विड्थ कितनी है 2NY। क्रिटिकल एनर्जी के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है जो क्रिटिकल डेप्थ पे कितनी आ जाएगी 5/4 वाई क्रिटिकल, और इनका रेशो कितना हो जाएगा 4/5। इस वाले क्वेश्चन से आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, भाई जो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होएगा वो क्या होएगा, क्रिटिकल डेप्थ प्लस एरिया डिवाइड बाय 2 टाइम टॉप विड्थ। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो हमारा चैनल होता है उसके बॉटम से अगर हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक विड्थ, यानी कि H प्लस
क्यू स्क्वायर अपॉन 2GH²। ये वाला फॉर्मूला भी हम इसका लेते हैं, ये फॉर्मूला भी लेते हैं, H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। उसके अलावा ये भी हमने फॉर्मूला देखा, किसके बराबर होएगी आपकी स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ प्लस एरिया डिवाइड बाय 2 टाइम टॉप विड्थ। तो ये दो फॉर्मूले तो हम पढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, एरिया डिवाइड बाय 2 टाइम टॉप विड्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप रहने दो, ये हमारे सिलेबस का नहीं है। 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। ए 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, बट वुड बी द डेप्थ ऑफ फ्लो इफ द फ्लोट्स नंबर ऑफ द फ्लो इज 2। आपको फ्लोट्स नंबर 2 दे रखे हैं। 2 मीटर का रेक्टेंगुलर चैनल है जिसके अंदर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज है। तो जो फ्लोट्स नंबर का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, फ्लोट्स नंबर किसके बराबर होता है, v डिवाइड बाय रूट ऑफ GY। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हम वो पढ़ते हैं। एक फार्मूला ये होता है फ्लोट्स नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन GY³। फ्लोट्स नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय GY³। और इसके अंदर स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू नहीं है। और ये स्मॉल क्यू किसके बराबर होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो डिस्चार्ज हमें 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, विड्थ 2 मीटर, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 5 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ। ठीक है, फ्लोट्स नंबर आपको 2 दिया हुआ है। जी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वो किसके बराबर होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई यानी कि जो इसकी डेप्थ है वो हमें निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर SSC JEE मेंस होगा तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, गेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ भी आपको कैलकुलेटर मिलेगा, स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिटर्न वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी कैलकुलेटर मिलेगा। बाकी बहुत एग्ज़ाम होते हैं उनमें कैलकुलेटर नहीं मिलता। जैसे कि ये इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, हम प्रीलिम में देखने लग रहे हैं। तो किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला आता भी होगा तो भी वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता UPSC में। ठीक है, तो आपका हो गया इस टाइप के क्वेश्चन दिए क्यों जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो और उनको चेक करना होता है भाई उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, वो कितनी स्पीड से क्वेश्चन को छोड़ सकता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत पहचानना है। SSC में भी ऐसे क्वेश्चन 5 से 10 मिलेंगे, भाई पढ़ना है, तुरंत पहचानना है कि इसको मैं नहीं कर सकता, तो बेफालतू में उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन देना भी एक तरीके से एग्जाम का ही पार्ट होता है। तो फ्लोट्स नंबर का फॉर्मूला आप याद कर लेना, F² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन GY³। और ये क्या हो गया है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। और ऊपर हमने जो फॉर्मूला देखा है जो स्पेसिफिक एनर्जी का क्या था, Y यानी कि डेप्थ प्लस A अपॉन 2T। और यहाँ फ्लोट्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन GY³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप रहने दो। ओपन चैनल के अंदर तो प्रोफाइल वगैरह बनती हैं, वे चीज़ें हमको नहीं पढ़नी होती। 7th क्वेश्चन, ये वाला सिलेबस भी हमारे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको भी आप रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्वेंट डेप्थ रेशो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल इज 14, द फ्लोट्स नंबर ऑफ ए सुपर क्रिटिकल फ्लो विल बी। तो सिक्वेंट डेप्थ रेशो आपको दिया हुआ है, यानी कि Y2 डिवाइड बाय Y1। जो चैनल होता है उसके अंदर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी दो सेक्शन पे जो डेप्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंट डेप्थ। उनका अपने को रेशो दिया हुआ Y2 डिवाइड बाय Y1, ये किसके बराबर है, 14। तो फ्लोट्स नंबर किसके इक्वल होगा, तो जो फॉर्मूला होता है Y2 डिवाइड बाय Y1 का, वो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये -1 + 1 + 8 टाइम फ्लोट्स नंबर का स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय 2। या फिर ऐसे लिख लो इसको, 1 + 8 फ्लोट्स नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 2। ये होता है ना Y2 डिवाइड बाय Y1। और इनका रेशो यानी कि इनका रेशो दिया हुआ हमें 14। Y2 डिवाइड बाय Y1 हमें कितना दिया हुआ है, 14। Y1 क्या होती है इसके अंदर, डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। Y1 क्या होती है, सुपर क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ। Y2 क्या होती है, सब क्रिटिकल फ्लो। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि ये आपका डैम है, ठीक है, यहाँ ये दरवाज़ा है, डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, आपने नीचे से दरवाज़ा खोला तो पानी यहाँ से निकल के ऐसे जंप करेगा ना, करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है Y1 होती है छोटी, और यहाँ आती है Y2 होती है बड़ी। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। Y1 होता है सुपर क्रिटिकल मतलब यहाँ से आपने डैम का दरवाज़ा खोला, सुपर क्रिटिकल, अचानक से यहाँ पे फ्लो होएगा, हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा। और Y2 क्या होता है, सब क्रिटिकल होता है, भाई जो होना होता है वो ख़त्म हो चुका है, जंप वगैरह। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में पहले भी 2-3 बार ये फार्मूला आ चुका है।
तो इनका रेशो किसके इक्वल होता है, 1 + 8 टाइम फ्रोड्स नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट -1 डिवाइड बाई 2। फ्रोड्स नंबर निकालना था, फॉर्मूला में पुट करके आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक जंप होने लग रहा है। 2 सेक्शन की आपको वो दी हुई है, डेप्थ कितनी है, एक जगह 0.4 मीटर है, एक जगह 1.4 मीटर है। हेड लॉस इन दी जंप कितना होएगा, तो शुरू में क्या है 0.4 यानी सुपर क्रिटिकल है, यहाँ सब क्रिटिकल। ऐसे जंप होएगा तो जब सुपर यहाँ से शुरू में जब डेप्थ कम होती है, बाद में ज़्यादा होती है। हेड लॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, y2 - y1 होल का क्यूब डिवाइड बाई 4 y2 y1। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार ये भी आ चुका है एसएससी में। तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 का क्यूब का y2 - y1 होल का क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2। y2 आपको दे रखा 1.4, y1 0.4, फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 20 सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल पंप रन एट 1400 RPM डिलीवरिंग द 0.09 मीटर क्यूब पर सेकंड अगेंस्ट ए हेड ऑफ 45 मीटर विद एफिशिएंसी ऑफ 87%। भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, 0.09 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज देता है, 20 सेंटीमीटर उसका डाया है। तो नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड कितनी होगी यूजिंग दी RPS एज द रिलीवेंट डाटा कंपोनेंट। तो आपको नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड बतानी है, रेडियन पर सेकंड आपको उसकी RPM लेनी है। जो हम नॉर्मली फार्मूला पढ़ते हैं वो हम कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं, स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n√q डिवाइड बाई h⁴/4। पंप के लिए हम यहीं पढ़ते हैं, टर्बाइन होता तो क्या ले लेते हैं, टर्बाइन में ले लेते हैं n√p डिवाइड बाई h⁵/4। अब ये पंप है तो h⁴/4 आ जाएगा इसमें, और रूट ऑफ क्यू यानी डिस्चार्ज का अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन इसने हमसे पूछा नॉन डायमेंशनल, और इसके अंदर जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं n यानी कि रोटेशन हम किस में लेते हैं, RPM के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या लेनी पड़ेगी, इसने अलग से लिख दिया RPS की टर्म में हमें लेनी पड़ेगी, यानी कि रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रेडियन वो घूमने लग रहा है। नॉन डायमेंशनल के लिए h के अंदर हम क्या लिखते हैं, GH⁴/4। बाकी जो अपना फॉर्मूला आप उसी को याद रखो, इस तरीके से नहीं आएगा। अपना फॉर्मूला क्या है, n√q/h⁴। सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, हम इसके अंदर पुट करेंगे फॉर्मूला में और हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, 0.457। अगला क्वेश्चन, 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप दिए हुए हैं, वो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, और डिस्चार्ज परफॉर्मेंस कर्व का जो फॉर्मूला दिया हुआ वो दिया हुआ है h = 30 - 80 Q²। यानी भाई डिस्चार्ज के साथ और हाइट के साथ भाई क्या रिलेशनशिप है वो हमें दे रखी है। डिस्चार्ज हेड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल पंप सेट इज, अब 2 पंप आपने पैरेलल में लगा दिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है पंप की, जैसे कि ये 2 पंप आपको पैरेलल में लगाए हुए दिख रहे हैं, इक्वेशन क्या दी हुई है, 30 - 80 Q²। तो डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले पंप के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा 30 - h डिवाइड बाई 80, और दूसरे पंप के लिए भी सेम रहेगा। और 2 पंप अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होता है, डिस्चार्ज दोनों का ऐड हो जाता है। सीरीज में होते तो हेड दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, सीरीज में हेड ऐड कर देते, पैरेलल में डिस्चार्ज ऐड करेंगे। तो Q1 + Q2 कर देंगे, कंबाइंड डिस्चार्ज Q1 + Q2। दोनों को आप ऐड करोगे तो Q = 2 टाइम 30 - h/80 का अंडर रूट। तो हमारा डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या आ जाएगी, h = 30 - 20 Q²। आने के चांस वैसे कम है इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल आपसे इतना कैलकुलेशन करवा सकता भाई, पैरेलल में तो डिस्चार्ज ऐड होएगा, सीरीज में है तो हेड हमारा ऐड हो जाता है और डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। स्पीड = 1200 RPM, फ्लो रेट दिया हुआ 30 लीटर पर सेकंड यानी डिस्चार्ज दिया हुआ है, हेड है 20 मीटर का, पावर है 5 किलोवाट की। स्पीड हमारे पंप की हमने इंक्रीज कर दी अगर 1500 RPM तक, तो भाई हमें एज्यूम करना है एफिशिएंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नया डिस्चार्ज क्या रहेगा और नया हेड क्या रहेगा। तो इसके अंदर आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, यूनिट हेड के, यूनिट पावर के और यूनिट डिस्चार्ज के। तो ये फॉर्मूले क्या होते हैं, n/√h ये तो होता है यूनिट हेड, n/√Q ये होता है यूनिट डिस्चार्ज, n/p⁵2 ये क्या होती है यूनिट पावर। अगर 2 सिमिलर टरबाइन को हमें आपस में कंपेयर करना हो
तो हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, दो सिमिलर टरबाइन को आपस में कंपेयर करना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर ऐसे कह दो भाई एक टरबाइन के अंदर आरपीएम चेंज हो गई या फिर भाई उसके अंदर हेड चेंज कर दिया, तब क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी सेम रहनी चाहिए, तो इन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अगर हमें हेड कंपेयर करना है दोनों पंपों का तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन डिवाइड बाई रूट एच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई रूट ऑफ H2। शुरू में आरपीएम कितने थे भाई 1200 आरपीएम, हमने बाद में आरपीएम कितने इंक्रीज कर दिए 1500। 20 मीटर के हेड तक हमारा पंप पहले पानी लेके जा सकता था, अब कितने हेड तक लेके जाएगा, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमारा पंप 31 मीटर हाइट तक डिस्चार्ज को लेके जा सकता है। सेम यही वाला फॉर्मूला हम डिस्चार्ज के लिए यूज करेंगे, क्यू डिवाइड बाई रूट एच। अच्छा, वो फॉर्मूले में शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। एन डिवाइड बाई रूट एच, क्यू डिवाइड बाई रूट एच, पी डिवाइड बाई एच की पावर 3/2। ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको हम यूनिट वाले फॉर्मूले बोलते हैं भाई, यूनिट पावर, यूनिट हेड, यूनिट डिस्चार्ज वाले। तो क्यू डिवाइड बाई रूट एच होगा सही फॉर्मूला। तो आपस में हमें कंपेयर करना है, तो Q1 डिवाइड बाई रूट ऑफ H1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई रूट H2। शुरू में डिस्चार्ज 30 लीटर का था, अब कितना हो जाएगा 37 लीटर पर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सस्टेन्ड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इन ए बेसिन। तो अगर आपने एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को निकाल लिया तो उसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, ड्राइंग अप ऑफ स्मॉल लेक एंड स्ट्रीम ओवर ए पीरियड इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। भाई अगर बारिश नॉर्मल भी हो रही है तब भी क्या होएगा, जो झीलें हैं और जो स्ट्रीम वगैरह हैं वे सूख सकती हैं। तो सही बात है भाई, आपने ग्राउंड वाटर अगर अधिक निकाल लिया तो ये चीज़ें हो सकती हैं। डिट्रियोशन ऑफ द ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन द सर्टेन एक्वीफर, एक्वीफर में ग्राउंड वाटर क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, सही बात है। लैंड सब्सिडेंस इन दी बेसिन, जो ज़मीन नीचे धंस सकती है, क्योंकि नीचे जो भाई जहाँ पे वाटर था वो पानी तो निकल लिया, अब वहाँ कैविटी बन गई यानी खाली जगह बन गई, तो ज़मीन हमारी धंस सकती है, सब्सिडेंस हो सकता है। इनक्रीज इन सीस्मिक एक्टिविटी, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इनक्रीज कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी सही है भाई, पहले 10 मीटर पे पानी था, फिर भाई 20 मीटर पे पानी निकालना पड़ेगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो ग्राउंड वाटर डेप्लीशन की क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं भाई, कुएँ सूख जाएंगे, स्ट्रीम्स और लेक में कम पानी हो जाएगा, लैंड सब्सिडेंस हो जाएगा, पंपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हॉर्टन इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन के रिगार्डिंग है, तो इस वाले को छोड़ दो आप। इस वाले में आप बस इतना देख लो, जो हॉर्टन ने अपनी इक्वेशन दी थी इनफिल्ट्रेशन की वो किसके इक्वल थी, FC प्लस F0 माइनस FC मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस के इंटू टी। FC क्या है, FC तो है फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, F0 क्या है इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। भाई स्टार्टिंग में जैसे बारिश होती है तो इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टार्टिंग वाली ज़्यादा जैसे 20 mm/आवर, और फाइनल वाली कम हो जाएगी। जब आपकी सोयल सैचुरेट हो जाएगी तब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हॉर्टन ने इक्वेशन दी थी इनफिल्ट्रेशन के लिए, बस आपको देख लेनी है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इसको। और टी इसके अंदर टाइम है, के इसके हॉर्टन ने अपना कोफिशिएंट दिया था वो था, तो FC प्लस F0 माइनस FC ए की पावर माइनस के इंटू टी। आज वाला एज में जैसे कि ESC 2018 है, इसके अंदर थोड़े आउट ऑफ सिलेबस और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है और बस सीखने की कोशिश करनी है भाई, कोई नई चीज़ सीख पाए हम। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्बाइन। द मेन फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इज टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट स्पीड इवन एज द लोड ऑन द टर्बाइन फ्लक्चुएट। जो गवर्नर का क्या फंक्शन होता है भाई, टर्बाइन की एक कॉन्स्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा, अगर लोड हमारा फ्लक्चुएट हो जाता है तो भी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टर्बाइन के अंदर वही गवर्नर मैकेनिज्म होता है, कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगा, अगर लोड कम ज़्यादा होता है तब भी। इन केस ऑफ पेल्टन टर्बाइन द गवर्नर क्लोज और ओपन द विकेट गेट। तो पेल्टन टर्बाइन के अंदर क्या होता है, पेल्टन कौन सा होता है, पेल्टन होता है हमारा इम्पल्स वाला, कौन सा इम्पल्स वाला टर्बाइन, और इसके अंदर क्या होती है, नीडल होती है, जैसे भाले टाइप का होता है, स्पीयर बोलते हैं उसको या नीडल कह लो, वो आगे पीछे होकर डिस्चार्ज को कम ज़्यादा करके उसको गवर्न करती है। तो ऐसा कोई गेट वगैरह टाइप का नहीं होता, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, फ्रांसिस टर्बाइन में नीडल बॉल्व होती है, तो ये वाली भी गलत हो गई। हमने क्या देखा, जो पेल्टन वाला है पेल्टन में होती है नीडल वाली, और फ्रांसिस में क्या होता है, ये गाइड वेन यानी कि जो इसके ब्लेड वगैरह होते हैं उनका एंगल हम कम ज़्यादा करके उसकी स्पीड को और एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट,
In case of the Kaplan turbine, the governor swing the runner blade appropriately in addition to the further closing or further opening of the wicket gates. तो कैप्लन टर्बाइन में क्या है, जो ब्लेड हैं वे स्विंग करते हैं, यानी ब्लेड का एंगल कम ज़्यादा करते हैं हम, और जो गेट्स होते हैं उनको ओपन क्लोज करके भी हम एफिशिएंसी को और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये वाली चीज़ इन्होंने सही लिखी हुई है। तो पहली सही थी, चौथी सही थी, ये याद रख लेना। पेल्टन वाले में निडल होती है और फ्रांसिस वाले में क्या होते हैं, जो वेन होती है यानी उसकी पंखड़ी होती हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और कैप्लन में क्या होएगा, गेट भी होंगे और जो ब्लेड हैं उनको एडजस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये सिलेबस में नहीं है। जो ये क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो भाई जो इसकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूँगा, आप अगर खुद से करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी SSC JEE में ये वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, जो मैं छुड़वा रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना वे असिस्टेंट इंजीनियर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल पोज डिफिकल्टी इन अडॉप्टिंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन एवेल्युएटिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ द बेसिन। जो बेसिन है उसके लिए अगर हमें फ्लड निकालनी हो, भाई कितनी फ्लड आएगी, फ्लड का हाइड्रोग्राफ निकालना हो, तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिटेशन क्या है भाई, कौन से केस में हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्ट्रोम। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल होएगी तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड का यूज नहीं कर सकते। इंटेंसिटी वेरिएशन विद इन स्ट्रोम, अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है बारिश की, भाई कभी तेज़ बारिश कभी हल्की, तब भी हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ स्टॉर्म वेरिंग फ्रॉम द स्टॉर्म टू स्ट्रोम इन केस ऑफ ए लार्ज कैचमेंट। तो लार्ज कैचमेंट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ भाई स्टॉर्म का जो सेंटर होता है वो चेंज होता रहता है, भाई कभी कहीं तेज़ बारिश हो रही है कभी कहीं तेज़। डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सब बेसिन एंड रूटिंग द इंडिविजुअल डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ थ्रू देयर रिस्पेक्टिव चैनल टू ऑब्टेन द कंपोजिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द बेसिन आउटलेट। तो जो आपका बहुत बड़ा बेसिन है उसको आपने छोटे छोटे बेसिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और वहाँ पे इंडिविजुअल हाइड्रोग्राफ को आपने स्टडी करके जो फाइनल भाई टोटल हाइड्रोग्राफ कितना होगा, भाई टोटल मैक्सिमम फ्लड कितनी आएगी, वो हम कर सकते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड के अंदर इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका लिमिटेशन नहीं है। फिफ्थ, लार्ज स्टोरेज विद इन दी कैचमेंट। अगर कैचमेंट के अंदर लार्ज स्टोरेज है तो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड में गलत रिजल्ट देगा। तो चौथी को छोड़ के बाकी सभी क्या थी, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड को हम उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड को यूज करने के लिए, प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हमारे एजम्पशन क्या क्या होते हैं भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगी, कैचमेंट के अंदर स्टोरेज ज़्यादा नहीं होएगी, और लार्ज स्टॉर्म के अंदर जो स्टॉर्म का सेंटर है वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर फॉलोड बाय 3.7 सेंटीमीटर occurred on 2 consecutive 4-hour duration on a catchment area of 25 किलोमीटर स्क्वायर। भाई पहले 4.3 सेंटीमीटर की बारिश हुई, फिर 3.7 सेंटीमीटर की बारिश हुई, 4 घंटे के दौरान हुई है। कैचमेंट का एरिया 25 किलोमीटर स्क्वायर है। एंड देयर रिजल्टेड ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आफ्टर आइसोलेशन ऑफ बेस फ्लो इन द फ्लड फ्लो हाइड्रोग्राफ विद द फॉलोइंग ऑर्डिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रेनफॉल। तो हमने क्या निकाला है, फिर हमने निकाला डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो को हमने अलग कर दिया, ठीक है, बेस फ्लो को हमने हटा दिया उसमें से, और हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसका ये दे रखा है भाई इस टाइम के ऊपर ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पीक आए हैं। यानी कि कैचमेंट के अंदर बारिश हुई, उस नदी के अंदर पानी बढ़ना शुरू करेगा, तो जो बारिश की वजह से जो उसके अंदर पानी आने लग रहा है उसके ऑर्डिनेट लिखी हुई है भाई, 0 टाइम पे 0 मीटर क्यूब पर सेकंड, 4 घंटे पे 9 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाई वैल्यू निकालनी है। फाई यानी कि इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। क्या निकालना हमें, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स हम कैसे निकाल लेंगे भाई, मान लो 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई और 6 सेंटीमीटर पानी नदी के अंदर बहने लग रहा है, तो 4 सेंटीमीटर का लॉस हो गया। तो 4 सेंटीमीटर का लॉस किस लिए हुआ, क्योंकि वो पानी ज़मीन के अंदर चला गया, यानी कि इनफिल्ट्रेट कर गया। ठीक है, तो भाई टोटल डिस्चार्ज हम कैसे निकाल लेंगे भाई, कितनी बारिश हुई है। ठीक है, तो टोटल रन ऑफ हम कैसे निकाल लेंगे, जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का एरिया होता है उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रन ऑफ कितना हुआ है, नदी के अंदर कितना पानी बह के जाने लग रहा है। तो आपको ऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकाल लेंगे हम भाई, जैसे जैसे आपको ऑर्डिनेट दिए हुए हैं भाई, 4 घंटे पे 9 मीटर क्यूब, 8 पे 16, यानी एरिया निकालना है आपको। एरिया कैसे निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 4 घंटे की
जो बारिश हो रही है उसको आप क्या मान सकते हो भाई, हाइट मान लो या फिर उसको बेस मान लो 4 घंटे को। उसमें सेकंड कितनी होंगी, 4 × 3600, इतनी हमारी सेकंड हो जाएंगी। और भाई डिस्चार्ज कितना है उसको हम लिख लेंगे 0 + 9 + 9, जो भी इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। अब इसके अंदर 2 बार 9, 2 बार 16, 2 बार 20 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो 0 से लेके 4 घंटे के दौरान, स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं, 0 से 4 घंटे के अंदर एवरेज बारिश कितनी हुई है, 0 + 9 / 2। फिर 4 से 8 घंटे के दौरान एवरेज कितनी बारिश हुई है, 9 + 16 / 2। तो इस वजह से ये 2 बार लिख के 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल हमारी कितनी मीटर क्यूब बारिश आ गई, यानी नदी के अंदर कितना पानी आ गया, 1689120। और उसकी हाइट कितनी होगी भाई, 25 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, 6.76 सेंटीमीटर का जो पानी है, बारिश है, वो किसके अंदर है, नदी के अंदर बह के जाने लग रही है। तो फाई इंडेक्स कितना हो जाएगा, टोटल बारिश कितनी हुई है, 4.3 और 3.7 सेंटीमीटर की बारिश हुई थी, 6.76 नदी के अंदर बह के चला गया। और टाइम कितना था, 8 घंटे का टाइम भाई, 4 घंटे के दौरान बारिश हुई थी। तो डिवाइड बाय 8, कितना आंसर आ गया हमारे इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स का, 0.155 सेंटीमीटर पर आवर। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आज थोड़े भाई बड़े क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ज़्यादा थे, और भाई थोड़ा जो हम एसएससी के लिए पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग टाइप का पेपर था। तो वो तो कोई नहीं भाई, कभी एसएससी के रिलेवेंट आ जाता है, आप पुराने वाले सॉल्यूशन देख सकते हो, हमने हर टाइप के सॉल्यूशन करे हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो ये ना सोचें भाई इसी टाइप के क्वेश्चन करे हैं सारे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।